नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट फिजिक्स बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का सेकंड वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक जो है वो रहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर आपने मेजर करना है, ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में वही डिजिट आएंगे जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो, एक्यूरेटली, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सॉरी, जो डिजिट्स की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आता है, आपके पास सर्टेन डिजिट आएंगे, सर्टेन डिजिट्स प्लस लास्ट या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, फर्स्ट ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में सर्टेन डिजिट्स तो सभी आएंगे, लेकिन लास्ट में जो है वो आएगा एक अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो ऐसे डिजिट्स होंगे जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करोगे ना, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू में क्या होंगे, डिजिट्स होंगे। अब कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट है, जो उसकी वैल्यू को एक्यूरेटली जो है वो बताएंगे। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखो एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू नहीं बता सकता, जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितना प्रिसाइज आ रही है, कितना एक्यूरेटली आ रही है, वो डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आएंगे, सभी सर्टेन डिजिट्स आते हैं और लास्ट में एक अनसर्टेन डिजिट जो है वो दिया जाएगा। लास्ट में सिर्फ एक ही अनसर्टेन डिजिट जो है वो आता है। आई समझ। उसके बाद देखो, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट केस में हम देखेंगे, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मापी आपने और उसकी वैल्यू आई 728, यूनिट में यूज नहीं कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, 728। अब ये जो 728 वैल्यू आई, इसमें ये सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स। तो सभी नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, या सिग्निफिकेंट नंबर्स भी बोलते हैं हम इसको। समझ आई बात। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने का या बताने का, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। आई समझ। ठीक है, ये सेकंड में क्या आएगा आपके पास, कि सभी जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है सॉरी, सभी जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है उनको भी बोलते हो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4, क्योंकि ये जीरो जो है वो कहां पे आ रही है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो ये सभी जो है वो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, और यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां है आपके पास 3। तीसरा देखें हम, तो जैसे सपोज की एक सिंपल देता हूं, जैसे ये 78900। अब ये देखो नॉन डिजिट, अब ये विदाउट डेसिमल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो नॉन डेसिमल नंबर जो होता है उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस होती है, नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरोस जो है
वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती। ठीक है, याद रखना है, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तब तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगी, लेकिन अगर नॉन डेसिमल नंबर में जीरो जो है वो ट्रेल करी, मतलब एंड में आ रही है, किसके, नॉन जीरो डिजिट्स के एंड में, तो ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके पास 3। आई समझ बात? ठीक है, ये उसके बाद फोर्थ है आपके यहाँ, सब डेसिमल वाला लेते हैं हम। ठीक है, तो डेसिमल में सपोज करो जैसे ये है आपके 7.853। अब ये डेसिमल में पॉइंट है और सभी डिजिट कैसे है आपके पास, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो डिजिट तो सभी पहले वाला केस ही है, बस पॉइंट लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे आपके पास, 4। आई समझ बात? ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, तो डेसिमल का ऐसे दिया आपने 0.00325। अब डेसिमल नंबर में डेसिमल के राइट में जो जीरोस होती है, जस्ट राइट में, ये डेसिमल है, डेसिमल के जस्ट राइट में जो जीरोस है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाती। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपके पास, 3, या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे, 3। तो याद रखना है, डेसिमल नंबर में डेसिमल के राइट में जो जीरोस है, जस्ट राइट में जो जीरोस है, इनको बोलते हो आप, ये जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपके पास कितने, 3। अब लास्ट केस देखो आप, 0.7500 डेसिमल पॉइंट है। अब डेसिमल पॉइंट के एंड में जो जीरोस आती है, या डेसिमल नंबर्स के एंड में जो जीरोस आती है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे देखो, नॉन डेसिमल के केस में जो लास्ट में जो जीरोस आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती, या सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं आती। लेकिन डेसिमल वाले नंबर में अगर जीरोस लास्ट में हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगे आपके पास, 4। तो ये है 4-5 पॉइंट है, ये याद रखने हैं। कौन से, एक तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। अब जीरो जो है वो कब सिग्निफिकेंट होती है कब नहीं होती, वो अलग अलग केसेस है यहाँ पे। ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस आ रही है सिंपल नंबर में, तो वो क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्या कहलाएंगे वो, सिग्निफिकेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ये। ठीक है दोस्तों, आई समझ बात की नहीं, ये इसको देख लो एक बार। ये अब एक चीज याद रखो आप, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी एक लिमिट होती है मेजरमेंट की, कि वो कुछ एक्यूरेसी तक ही, एग्जैक्ट तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू को वो मेजर नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ एक्यूरेसी तक जो है वो उसको मेजर कर सकता है। तो वहां पे अब वो लीस्ट काउंट का कंसेप्ट भी आता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो होता है, वो क्वांटिटी होती है जिसको वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजर कर सकता है। सबसे छोटी मेजरमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी मेजर करेगा, वो होता है उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, अब ये सभी इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी जो है वो लिमिट होती है कि कम से कम वो कितना मेजर करेगा, और दूसरा कितना वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। एग्जैक्ट तो मेजर नहीं करेगा, कितना एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आई समझ? अच्छा, इससे पहले एक दो टर्म याद रखो आप। फर्स्ट है आपके पास एरर, ठीक है, और दूसरा है आपके पास प्रिसीजन। अब एरर क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान से देखना इसको,
कोई फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास और वो फिजिकल क्वांटिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू जिसको आप बोलते हो आप ट्रू वैल्यू, वो सपोज कीजिए 7 है, ठीक है, वो कितनी है 7 है। आई समझ, ठीक है। और आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया और जो मेजर्ड वैल्यू है वो आई आपके पास सपोज कीजिए 7.9, कितना आया 7.9। तो ट्रू वैल्यू एंड जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की गई वैल्यू है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इट्स एरर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप एरर। तो समझ आई एरर क्या होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कितनी है और आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसकी वैल्यू को कितना मेजर किया है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर। आई समझ बात, व्हाट इज एरर, ठीक है। दूसरा प्रिसीजन, देखो प्रिसीजन में क्या होगा, सपोज कीजिए आप यही ट्रू वैल्यू थी, पहले आपने वैल्यू मेजर की दैट इज 7.9, ठीक है, फिर दूसरी बार आपने मेजर किया 7.6, फिर मेजर किया आपने 7 यू कैन से 5। तो इन वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है, कितनी क्लोजेस्ट है इन वैल्यूज के बीच में, इसको बोलते हैं आप प्रिसीजन। आई समझ बात दोस्तों की नहीं। एरर में क्या होगा, ट्रू वैल्यू जो तो फिक्स है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू इतनी है। अब आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया और जो वैल्यू आई दैट इज मेजर्ड वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज एरर। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज एरर। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से निकालोगे, पहले वैल्यू आई सपोज करो ये, दूसरी वैल्यू आई ये, तो इन दो वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है, ये दो वैल्यू एक दूसरे के कितने क्लोज है, दैट इज प्रिसीजन। आई समझ बात, ठीक है। ये अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट क्यों आया, कई बार आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक्यूरेटली आपने मेजर किया, एक्यूरेटली एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ मेजर किया, ठीक है। ये तो उसमें कुछ डिजिट्स ऐसे आएंगे, कुछ डिजिट जो है वो ऐसे आएंगे जो इस वैल्यू को एग्जैक्ट, जो इस वैल्यू की एक्यूरेसी को ना वो सही नहीं बताएगा, उसको आप थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं आप इसको कि फेयर, या क्या बोलोगे आप इसके लिए। अब एग्जैक्ट वैल्यू जो है इन डिजिट्स की वजह से इसकी वैल्यू जो है ना वो जितनी सही आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इन डिजिट्स को आप बिना यूज किए आप इसकी वैल्यू को जब बताओगे तो वो आप पॉइंट लगा तो ये अब भी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, लेकिन सर्टेन डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हटा दोगे तो जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू को या वैल्यू को और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ डिजिट्स को आप छोड़ दोगे, कुछ डिजिट्स को आप लोगे। अब किन डिजिट्स को लोगे आप और किसको छोड़ोगे, तो वो स्टार्टिंग में बताया मैंने क्या कि सभी सर्टेन डिजिट्स तो आपने लेने ही लेने हैं, साथ में लास्ट में लेना है एक अनसर्टेन डिजिट या पहला अनसर्टेन डिजिट लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये है डिफरेंस किसके बीच में, एरर एंड प्रिसीजन के बीच में। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। अब एक चीज और देखो, जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैसे निकालते हो। जैसे आपके पास वैल्यू है 7.32 इंटू 10⁻²⁰, ऐसे मीटर मान लो, ऐसे ये मान के चलो, ठीक है। ये तो ये एक्सप्रेशन या ये वैल्यू किस फॉर्म में है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नंबर है यू कैन से, और ये जो है ना 10 की पावर को छोड़ के जो डिजिट बचता है इसको आप इसका कोएफिशिएंट बोलते हो, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट
सॉरी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे वो बताएगा कि इसके जो कोफिशिएंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे हैं आपको? 3। तो इस पूरे साइंटिफिक नोटेशन में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे? 3। आई समझ? अगर किसी की वैल्यू इस फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, तो यहां पे ये वाला पार्ट जो होता है 10⁻⁻ समथिंग को छोड़ के जो हिस्सा बचता है यहां पे, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं आप क्या? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में जितने सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वही इस पूरे नंबर के सिग्निफिकेंट या वैल्यूज के सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आई समझ बात? ये तो ये याद रखना आपने, जब इस टाइप का आपके पास कोई वैल्यू आएगी तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे होंगे तो ये चीज मैटर नहीं करती, आपने जो कोफिशिएंट है इसका, इस पे ध्यान देना है। यहां पे जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही इस पूरी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये उसका 2 पॉइंट और है यहां पे, वो क्या है देखो। जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स या दो वैल्यूज को आप प्लस या माइनस करोगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, तो उस केस में क्या होगा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि जैसे सपोज करो एक वैल्यू ली मैंने 7.25 और दूसरी वैल्यू ली मैंने आप यहां पे 2.1। अब इन टू वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे या माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आई यहां पे कितनी आई देखो, 5 का तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 and 1 3 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट एंड 7 to 9, तो 9.35 आया, ठीक है। लेकिन यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर सिंपल नंबर्स की तरह ऐड नहीं होते, यहां पे रूल्स क्या है, इन दोनों वैल्यू में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके है? इसके, ठीक है, अगर पता इसके है। अब इसमें डेसिमल के आगे कितने प्लेस है? एक ही प्लेस है, तो जब एक ही प्लेस है डेसिमल के बाद और यहां पे कितने हैं फिर? 2, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे नहीं आएगा, यहां पे इस वैल्यू को आपको छोड़ना पड़ना है, ठीक है। जब इस वैल्यू को आप छोड़ दोगे तो ये बनेगा 9.3। अब इसको 3 लिखूं मैं कि 4 करूं? ठीक है, तो यहां पे आएगा क्योंकि ये नंबर 5 है या 5 से ज्यादा है। देखो सिंपल सी बात याद रखो, जब भी आप राउंड ऑफ निकालते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं, जब भी आप राउंड ऑफ निकालते हो तो वहां पे क्या होता है, अगर इस डिजिट को आप छोड़ रहे हो और वो लेफ्ट किया गया डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड होगा, ठीक है। ये अगर 5 से कम है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर 5 है तो ऐड होगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 अगर लेफ्ट किया गया डिजिट 5 से ज्यादा है तो पिछले वाले में तो 1 ऐड होगा ही होगा। अगर 5 से कम है तो पिछले वाले डिजिट में, जैसे इसको मैं समझाता हूं, जैसे ये देखो जैसे ये 7.38 है, तो इसका राउंड ऑफ जब 8 को आप छोड़ोगे तो क्योंकि 8 5 से क्या है? ज्यादा है, तो यहां पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.4, ठीक है। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सबको पता है। लेकिन एक डिजिट देता हूं मैं 8.53, अब यहां पे मैं 3 को छोड़ रहा हूं तो क्योंकि 3 5 से कम है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये आएगा एज इट इज 8.5, ठीक है। ये अब तीसरा केस देखो, जब बात आए 7.65, एक केस ये लिया मैंने और एक केस लिया मैंने 4.75, ये केस लिया। अब यहां पे ध्यान देना, 5 से बड़ा है तो 1 ऐड होगा, ये पता है, 5 से कम है लास्ट डिजिट तो 1 ऐड नहीं होगा, ये भी पता है। लेकिन अगर 5 हो तो कई केसेस में हम बढ़ा सकते हैं, कई में नहीं बढ़ाएंगे। कब बढ़ाएंगे कब नहीं बढ़ाएंगे वो देखो, अगर लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है, लास्ट डिजिट 5 है
और पिछला डिजिट जो है वो इवन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पिछला डिजिट जो है वो क्या है, इवन है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो मींस अगर 5 लास्ट डिजिट हटाया आपने तो पिछला डिजिट डिसाइड करेगा कि उसमें 1 ऐड होगा कि नहीं। अगर पिछला डिजिट इवन है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये आएगा 7.6। ठीक है। ये अब यहां देखो लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन 5 से पीछे जो डिजिट है दैट इज ऑड, ये ऑड है, तो इसमें 1 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 4.8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई बच्चे मैंने, ठीक है। इस चीज को याद रखना, समझना आपने कि लास्ट डिजिट जो आपने लेफ्ट किया है अनसर्टेन, लास्ट अनसर्टेन डिजिट जो आपने लेफ्ट किया है वो अगर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड होगा। ठीक है। अगर लास्ट डिजिट जो है वो क्या है आपके पास 5 से कम है तो पिछले डिजिट में कुछ भी 1 ऐड नहीं होगा। अगर लास्ट छोड़ा गया डिजिट 5 है ना, 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है, 5 है, तो वहां पे 2 केस बनेंगे, एक केस में 1 ऐड होगा, एक केस में 1 ऐड नहीं होगा। कब ऐड नहीं होगा, जब 5 से पीछे वाला डिजिट अगर इवन है तो इसमें कुछ भी 1 ऐड नहीं होगा। अगर 5 से पीछे वाला डिजिट ऑड है तो 5 जब हटेगा तो पिछले डिजिट में 1 ऐड होगा। ठीक है, तो ये चीज बता रहा हूं मैं। अब यहां पे आइए, इस चीज पे आइए आप, तो इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना समझ आएगा। ये नहीं कि एक वैल्यू पे ही आपने चेक किया और कंसेप्ट दिमाग में गया, नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी उतना अच्छे से आएगा ये। अब यहां बताओ मुझे, तो ये देखो, अब जब भी आप दो वैल्यूज को आप ऐड करोगे, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3, यहां पे कितने हैं 2, तो यहां पे डेसिमल के आगे कितने डिजिट आएंगे, जितने डिजिट कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले डिजिट में है। तो यहां पे पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, तो यहां भी पॉइंट के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए, तो 5 को हम नहीं लेंगे, तो ये बन जाएगा 9 पॉइंट। अब क्योंकि 5 छोड़ा आपने तो पीछे ऑड डिजिट है, तो इसमें 1 ऐड होगा कि नहीं, यस, तो ये बन जाएगा 9.4। आई समझ? ठीक है, ये है आपके पास। तो जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो उस केस में डेसिमल को, तो उस केस में क्या होगा, आपने देखना है किसको, डेसिमल के प्लेस को देखना है। किसको देखना है, डेसिमल के प्लेस को। कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू ये है, ठीक है, और यहां पे पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो जो वैल्यू आएगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद वहां पे भी पॉइंट के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए। गॉट इट? आई समझ बात? ठीक है। ये अब मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जब होगी टू क्वांटिटीज की, ठीक है, और टू क्वांटिटीज क्या, क्वांटिटी तो एक ही होगी उनकी, टू वैल्यूज की, तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में क्या करोगे, ठीक है, ये ध्यान देना। जैसे ये है 7.25 मल्टीप्लाई 3.5, जैसे ये लिया आपने, ठीक है, तो जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो ये 1.5 लिया मैंने, सपोज कीजिए। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि पॉइंट के आगे कितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट यहां है, 2 डिजिट यहां है, तो वहां पे पॉइंट के आगे 3 डिजिट आएंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के केस में क्या होगा, जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना है, देखो ये 15 मान के चलो आप, तो 15 5 जा 75, ठीक है, 7 कैरी, 15 2 जा 30 एंड 7 37, 3 कैरी, ठीक है,
एंड 15 7 जा हुए 105 एंड 3 कैरी थी, कितना आया 108। अब अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉइंट कहां पे आना चाहिए था, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहां पे आना चाहिए था, ठीक है, कहां पे आना चाहिए था, यहां पे। लेकिन अब देखो यहां पे, अब ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, यहां पे कितने हैं 2। तो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो ना डेसिमल्स के वैल्यूज की या सिंपल वैल्यूज की भी, एक डेसिमल हो सकता है एक नॉन डेसिमल हो सकता है, तो यहां पे आप डेसिमल के आगे कितने डिजिट आएंगे वो मैटर नहीं करता, यहां पे मैटर करेगा कि जिस वैल्यू में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहां पे कम किसमें है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहां पे, तो यहां पे ये जो वैल्यू आएगी वहां पे हम क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही लेंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है यही बन जाएंगे आपके पास, तो ये वैल्यू को आप 10 मान के चलोगे, ठीक है। आई समझ बात, क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है तो रिजल्ट में आप क्या वेरीफाई करते हो कि जितने डेसिमल के आगे प्लेसेस है कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर्स में, वहां पे डेसिमल के आगे उतने ही प्लेस होने चाहिए। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात आती है तो वहां पे हम देखते हैं कि रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए या सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए जितने इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास कितने 2। तो रिजल्ट में भी आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, बाकी को आप लेफ्ट कर दोगे तो 2 लिए तो आप 1 0 10 आएगा यहां पे। आई समझ, ठीक है। ये तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा है, ध्यान रखना इसको, ठीक है दोस्तों, ये चीज सॉरी आज तबीयत ठीक नहीं कुछ। उसके बाद देखो आप, तो ये 27 मिनट हो गए लगभग। तो एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशंस का, ठीक है। तो डायमेंशंस में क्या होगा बच्चे, देखो आप ध्यान से, सबसे पहले डायमेंशंस होते क्या है, डायमेंशंस, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है, उसको बताना है, किस टर्म में बताना है, फंडामेंटल बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में बताना है। जैसे वेलोसिटी की बात करता हूं मैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को आपने बताया किसके, लेंथ और टाइम की टर्म में बताया आपने, ये तो ये है इसके डायमेंशंस, ठीक है। अब लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की पावर कितनी है -1, तो इनकी जो पावर्स है वो बताती है वेलोसिटी के डायमेंशंस को, कि वेलोसिटी में लेंथ की कितनी पावर है एंड टाइम की कितनी पावर है, तो ये होता है डायमेंशन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ टाइम, ये ऐसे, तो ये बन जाएगी आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, किस टर्म में बताना आपने उसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में बताना है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताया था मैंने, मास, लेंथ, टाइम, मोस्टली यही होगी। उसके बाद आप पता है आपको आगे क्या आएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आएगा जो एम्पियर, ठीक है, इसमें बताएंगे, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। उसका टेम्परेचर आएगा, उसको आप केल्विन में बताओगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर है आपके पास, उसका ल्यूमिनेस इंटेंसिटी उसको आप जे की फॉर्म में बताओगे, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा यही चलेगा आपका, ये आएंगे कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट चैप्टर में आप डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला देखोगे, वहां से आप उसके यूनिट निकालोगे और वहां से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे,
क्या बनाओगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा चैप्टर जो है वो पढ़ते जाओगे तो आपके पास उतनी ही ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएगी, उसके बारे में आपको उतना ज्यादा पता लगता जाएगा, तो तब जाके आप उनके यूनिट भी निकाल पाओगे और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी लिख पाओगे। ठीक है, अब जैसे मैं बता दूं आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर उसका आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, अभी मैंने बता तो दिया कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये इसके यूनिट है, तो पूरा कंसेप्ट वहां से समझ नहीं आएगा। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस वाले चैप्टर में पहुंचोगे, वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में सीखोगे, तब उसके साथ जब उसके यूनिट एंड डायमेंशन करोगे तो ज्यादा जो है वो आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, और फिर देखना है कि उसकी पावर्स कितनी है, तो उसकी पावर्स को बताएंगे वो उसके डायमेंशन। जैसे एग्जांपल लिया मैंने देखो दोस्तों, लेंथ जो है ये, इसको आप L से लिखते हो, ठीक है, मास है, इसके आप डायमेंशन M लिखोगे, टाइम है, इसके डायमेंशन आप टाइम लिखोगे। ठीक है, तो बेसिकली आप M, L और T की ही फॉर्म में लिखोगे सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को। ठीक है, ये अब सबसे पहले डिस्टेंस को माप बोलता हूं मैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी मुझे। अब सिंपल यूनिट बता दिए, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया, तो उतनी बात नहीं बनने वाली। तो डिस्टेंस क्या होती है, मेन तो हम चैप्टर 2 में ही पढ़ेंगे इसको। कोई भी बॉडी जब मोशन में होगी, कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है, तो अपने मोशन के दौरान वो टोटल कितना पाथ कवर करती है, वो होती है उसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के यूनिट्स क्या है आपके पास, मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को किस में मापोगे आप, मीटर। सपोज करो एक बॉडी है, उसने अपना मोशन स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ए से वो बी पे पहुंची, बी से वो सी पे पहुंची, तो टोटल पाथ कितना कवर किया, ए से बी प्लस बी से सी, तो ये आया इसका टोटल पाथ। तो ये है इसकी डिस्टेंस। जब एक बॉडी मोशन में होती है तो वो टोटल कितना पाथ कवर करेगी ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो वो बोलेंगे आप इसको, इसकी डिस्टेंस। और डिस्टेंस के यूनिट है आपके पास मीटर। ठीक है, अब मीटर को किस में मापोगे आप, मीटर में क्या मापते हो आप, लेंथ या डिस्टेंस को किस में मापोगे, मीटर में मापोगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम देखो कि यूनिट सिस्टम के कितने टाइप है, या सिस्टम ऑफ यूनिट के कितने टाइप है। तो सबसे पहले आपके पास MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक है, तो MKS में क्या होगा आपके पास, M स्टैंड फॉर, यहां पे M स्टैंड कर रहा है मीटर को, तो लेंथ जो वो किस में मापी जाएगी, मीटर में। ठीक है, मास, इसको उल्टा लिख दिया, लेंथ को किस में मापते हो आप, मीटर में। मास को किस में मापेंगे आप, केजी में। और टाइम को किस में मापोगे आप, सेकंड में। ठीक है, तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को मीटर में मापा जाता है, मास को केजी में मापा जाता है, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका CGS, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होगा, लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है, मास को ग्राम में मापा जाता है, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तीसरा है आपके पास FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां पे लेंथ जो उसको किस में मापा जाएगा, फीट में मापा जाएगा। ठीक है, मास को यहां पे पाउंड में मापा जाएगा। ठीक है,
एंड टाइम को अगेन यहाँ पे सेकंड में ही मापा जाएगा। तो बेसिकली ये है आपके पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस सिस्टम जिसमें किसको किस में मापा जाता है बता दिया, सीजीएस सिस्टम एंड आफ्टर दैट एफपीएस सिस्टम। ठीक है। ये अब होता क्या है, इन सभी चीजों को अब किसी देश में ये सिस्टम चल रहा है, किसी देश में ये सिस्टम चल रहा है, किसी देश में ये सिस्टम चल रहा है, तो उनकी जो वैल्यूज और कैलकुलेशन है वो कुछ मैच नहीं हो रही एग्जैक्ट। तो इस चीज को दूर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम चलता है जिसका नाम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मैंने फंडामेंटल यूनिट्स बताए थे। 3 वही है आपके पास, मास, लेंथ, टाइम, जिनको आप किस में मापोगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मीटर में ही मापा जाता है, मास को केजी में ही मापा जाता है, टाइम को सेकंड में ही मापा जाएगा, टाइम को सेकंड में ही मापा जाएगा। उसके बाद देखोगे आप तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आप एम्पियर में मापोगे। ठीक है, किस में मापोगे, एम्पियर में। उसके बाद है आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको मोल में मापा जाता है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज यू हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको आप सीडी कैंडेला में मापा जाता है। ठीक है, होगी बेसिकली 7 1 2 3 4 5 6 7। तो एसआई सिस्टम में लेंथ को किस में मापा जाता है, मीटर में, मास को केजी में। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है दोस्तों, ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट भी हो गए आपके पास कि किस सिस्टम में किस फिजिकल क्वांटिटी को किस यूनिट में मापा जाता है। अब हम 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, उनके यूनिट देखेंगे और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, बेसिक सब बता देता हूं मैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है। वो क्या है, मीटर। ठीक है, एसआई सिस्टम में ही चलेंगे मेनली हम। ठीक है, ये तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आएगा, तो यूनिट में मीटर है, सिर्फ मीटर है, तो यहां पे मास है नहीं, तो मास की पावर कितनी आएगी, 0। लेंथ, तो मीटर है, मीटर की पावर 1 है, तो लेंथ की पावर भी 1 आएगी। तो 1 लिखना जरूरी है। जब किसी भी चीज की पावर 1 हो तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। कुछ नहीं लिखा तो इट मींस वो 0 नहीं है, वो 1 है। 0 होगा तो वहां पे 0 लिखना पड़ेगा। तो लेंथ की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है यहाँ पे, तो लेंथ की पावर कितनी आएगी, 1। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। टाइम, सेकंड है इसके यूनिट में नहीं, तो सेकंड नहीं है, तो टाइम के डायमेंशंस कितने यहाँ पे, 0। तो इस चीज को जब आप बिल्कुल मॉडिफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास। तो ये आए डिस्टेंस के यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट को देखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट है वो भी आपके पास क्या है, मीटर ही है। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आएगा, वही आएगा, लेंथ ही है इसमें सिर्फ ये। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, एक बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया ए पॉइंट से। ठीक है, और ए से वो पहुंचा बी पॉइंट पर, बी से पहुंचा सी पॉइंट तक। तो इसने अपना मोशन, हमने इसके मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया ए पॉइंट से। तो ए है इसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और इसके मोशन को कहां तक ऑब्जर्व किया अपने, सी पॉइंट तक। तो सी है इसकी फाइनल पोजीशन। तो जब एक बॉडी मोशन में होती है तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। ये तो ए से सी तक शॉर्टकट क्या है, ए सी, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस देखते आप तो डिस्टेंस कितनी थी, ए बी प्लस बी सी, सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो इसको भी आप मीटर में ही मापोगे, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिस्टेंस की तरह ही आएगा। आई समझ। अब मोशन क्या होता है वो हम सेकंड चैप्टर में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिट देखो, डिस्प्लेसमेंट को किस में मापा आपने, मीटर में, टाइम को किस में मापा आपने, सेकंड में, तो ये बना मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड। ठीक है ये। अब वेलोसिटी की थोड़ी सी एक डेफिनेशन बता देता हूं मैं। कोई भी बॉडी जब देखो सॉरी, ये कंसेप्ट जितने भी है वो मोशन से रिलेटेड ही है, तभी तो सेकंड चैप्टर में आएंगे ये। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तभी तो उसको टोटल पाथ कवर करेगी, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वेलोसिटी क्या बताता है, एक बॉडी जो है वो एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेस हुई है, दैट इज इट्स वेलोसिटी। ध्यान से सुनो, कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी। तो एक यूनिट टाइम में, तो यहां पे एक सेकंड में, टाइम यहां पे मेंशन किया किसमें, सेकंड में, तो कोई बॉडी एक सेकंड में कितने दूर डिस्प्लेस हो रही है, कितनी डिस्प्लेस हो रही है। तो डिस्प्लेस जो होगी तो मीटर में ही होगी, कितना मीटर डिस्प्लेस हुई, तो वो होती है उसकी वेलोसिटी। जैसे एक बॉडी की वेलोसिटी मानो आप 10 मीटर पर सेकंड है, तो इट मींस ये बॉडी एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो रही है, 10 मीटर। आई समझ बात। ठीक है, तो ये है आपके पास वेलोसिटी। तो कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो वो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है ये। तो अब वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले देखो, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या आएगा, ml/t। तो मास केजी है इसमें नहीं, तो मास की पावर 0। लेंथ मीटर है यहाँ पे, हाँ मीटर की पावर 1 है तो लेंथ की पावर भी 1 आएगी, 1 लिखना जरूरी नहीं है। टाइम सेकंड है यहाँ पे, हाँ तो सेकंड की पावर -1 है तो टाइम की पावर कितनी आएगी यहाँ पे, -1। तो इसको मॉडिफाई किया तो ये बना m की पावर 0 1 होगा, तो LT-1। तो ये आए वेलोसिटी का फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आई समझ बात। ठीक है ये देख लो इसको, ये चीज उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी जो है, देखो स्पीड जो आएगी वो सेम ही आएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी का सेम ही कंसेप्ट है लगभग। ठीक है, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। कोई बॉडी एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो होती है उसकी स्पीड, और कोई बॉडी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस होती है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वो होती है उसकी वेलोसिटी। तो स्पीड जो है दैट इज डिस्टेंस, हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, तो डिस्टेंस को आप मीटर में मापते हो, टाइम को आप सेकंड में, तो ये अगेन मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर सेकंड इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा स्पीड का, वही जो वेलोसिटी का आया, LT-1। लेंथ है, मीटर है तो लेंथ है, टाइम ये। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या बताते हैं, जैसे वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशंस क्या बता रहे हैं, स्पीड के डायमेंशन बता रहे हैं कि स्पीड जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ और टाइम है
उसकी पावर कितनी है। तो लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर यहां पे -1 है। ठीक है, ये तो ये है इसके डायमेंशंस। ठीक है, तो ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद है आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं मैं, वो होता है आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, क्योंकि ये काफी डीप कंसेप्ट है, इसको मैं एज इट इज नहीं बता सकता, फॉर्मूले से ही बताता हूं मैं। तो वेलोसिटी के यूनिट क्या बताए थे, मीटर सेकंड इनवर्स, और टाइम के यूनिट सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड। अब देखो ये दोनों सेकंड जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, डिवाइड है। तो मैथ का फॉर्मूला यूज होगा, दो सेम बेस वाली, अब से बेस तो सेम है दोनों का तो यहां पे फॉर्मूला ये लगेगा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो वो होता है ए की पावर m माइनस n। तो ए की जगह s है तो s लिख दिया, ऊपर पावर -1 है तो -1 लिख दिया, फिर माइनस आएगा माइनस, और नीचे पावर कितनी है 1, तो वो आएगा माइनस। तो ये बना मीटर सेकंड टू इनवर्स। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आया एक्सेलरेशन का, दैट इज mlt। तो देखो मास केजी तो है नहीं, तो ये केजी पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, नहीं, तो जीरो है डायमेंशन मास का यहाँ पे। ठीक है, लेंथ का मीटर है 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, और टाइम का सेकंड दैट इज -2। तो ये बना आपके पास एल टी की पावर -2। ये है आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ, पहले आप फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट बता दोगे तो यूनिट से आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो देखो दोस्तों, इनके शॉर्टकट्स भी है निकालने के। ठीक है, तो शॉर्टकट्स यहां पे आप सीख रहे हो तो आपने पूरा सिस्टमेटिकली सीखना है। ये नहीं कि शॉर्टकट किए, शॉर्टकट्स करके क्या करोगे आप, वहां पे नहीं सीख सकोगे आप। ये आया, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 47 मिनट का हो गया लेक्चर। फोर्स क्या है आपके पास, फोर्स। तो फोर्स जो होती है आपके पास पता, उसका फॉर्मूला F इक्वल टू ma। तो ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के यूनिट क्या है आपके पास केजी, एक्सेलरेशन या भी की है मीटर सेकंड टू इनवर्स, तो ये आए फोर्स के यूनिट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या आएगा, मास है यस, लेंथ भी है यस, टाइम भी है यस। तो मास की पावर 1 तो 1, लेंथ की 1, टाइम की -2। तो ये आया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला उसके बाद है वर्क। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ डॉट एस, ये वेक्टर में यहाँ सिंपल लिखो आप, क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो फोर्स का क्या बताया था अभी आपने, फोर्स के यूनिट क्या बताए थे, केजी मीटर सेकंड टू इनवर्स ऊपर किया था, और डिस्प्लेसमेंट के मीटर। तो ये आया आपके पास केजी। अब देखो मीटर एंड मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे ये फॉर्मूला गया ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। तो ए का ए आएगा और पावर यहां पे प्लस हो जाएगी m प्लस n। डिवीजन में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। तो मीटर आ गया, अब मीटर में यहां पे पावर 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 + 1 कितना बन गया 2, और आगे सेकंड -2। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू इनवर्स। तो ये आए इस वर्क के यूनिट। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो वर्क का, तो वो आएगा आपके पास, मास है केजी यस, लेंथ भी है, टाइम भी है। केजी की पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेंथ की पावर कितनी वहां पे, मीटर की पावर 2, तो लेंथ पे 2 आ जाएगा। टाइम सेकंड की पावर -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब एनर्जी का भी यही आएगा। ठीक है, एनर्जी का भी यही आएगा,
और टॉर्क, टॉर्क का भी यही आएगा। तो ये तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट जो है वो सेम है, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। ठीक है, अब जब डायमेंशनल एनालिसिस करोगे आप, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब कहां पे डायमेंशंस का यूज करते हो। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस कहां पे काम आता है, तो सबसे एक कमी यहीं पे आ गई कि जब डायमेंशनल एनालिसिस से हमने ये डायमेंशन निकाल दिया, अब इस डायमेंशन से मैं बता सकूंगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन थी, तो वो वर्क भी हो सकती थी, एनर्जी भी हो सकती थी, टॉर्क भी हो सकती थी। तो ये एक लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। ये क्या करता है, जिन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं उनको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उनको नहीं बता पाता। डायमेंशंस ये आ गए तो ये नहीं बता पाएगा कि ये वर्क के डायमेंशन है कि एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटी वर्क था कि एनर्जी थी कि टॉर्क था। देखो डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो अलग अलग है ना। ठीक है, ये एक कमी आएगी जो आगे करेंगे हम, कि डायमेंशनल एनालिसिस के का यूज कहां पे होता है और इसके जो है वो यू कैन से लिमिटेशंस क्या है। आई समझ। ठीक है, तो वर्क तक हो गया आपके पास। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट्स आप जैसे जैसे आपकी फिजिक्स में चैप्टर्स जो आगे जाते जाएंगे, नई नई फिजिकल क्वांटिटी आपको स्टडी करने के लिए आती जाएगी, तो उनके यूनिट भी सीखोगे तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी कर पाओगे आप। आई समझ बात। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, तो इनका यूज कहां पे होता है, डायमेंशनल एनालिसिस में कहां पे क्या यूज करोगे आप। तो फर्स्ट आपके पास है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी है जैसे F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये जो रिलेशन है क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो इक्वेशन बनी है F इक्वल टू एम में क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है कि नहीं, इसकी करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट यूज क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि जो फिजिकल इक्वेशंस के बीच में जो फिजिकल क्वांटिटीज की जो इक्वेशन बनी है, ठीक है, जैसे F इक्वल टू एम में क्या इक्वेशन है, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन की, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, इसको आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो इक्वेशन है या इनके बीच में जो रिलेशनशिप है आप इसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है दैट इज F इक्वल टू एम ए, इसको आप चेक करोगे कि ये सही है कि गलत है। कैसे, देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, फोर्स, और राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, एम ए। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या है आपके पास, अभी देखा एम एल टी माइनस टू, और एम ए के डायमेंशंस क्या है, तो एम के डायमेंशंस क्या होते हैं आपके पास, देखो एम क्या है, मीटर। ठीक है, एम क्या है आपके पास, मास, सॉरी एम है मास। तो मास के यूनिट्स क्या होती है, केजी, केजी है तो यहां पे मास है, केजी है तो मास है। एक्सेलरेशन के क्या होते हैं, एल टी माइनस टू। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आए, इट मींस ये जो रिलेशनशिप है इन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में वो करेक्ट है। ठीक है, तो दिस तो डायमेंशनल एनालिसिस ने क्या किया, आपको बताया कि F इक्वल टू एम ए जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आया और राइट हैंड साइड में भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही आया। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट यूज लग गया पता। डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज क्या है, आपको फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप दिया है
आपने उसको क्या करना है, करेक्ट चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा है आपके पास, सपोज कीजिए जैसे फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है एंड आर है, इनके बीच में आपने रिलेशनशिप बताना है। फोर्स जो है वो मास, वेलोसिटी एंड आर, आर जो यहां पे क्या है, रेडियस है सर्कल की, ठीक है, जिस सर्कल में कोई बॉडी जो है एम मास की वी वेलोसिटी में मूव कर रही है, तो इनके बीच में आपने रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप बता सकते हो कि फोर्स जो है वो मास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से कैसे जुड़ा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप ये मान के चलो कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, वेलोसिटी के एंड रेडियस के, ठीक है। और यहां पे पावर मान लो आपकी m की पावर, जो मास की पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है, ठीक है। ये अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो वहां पे इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा k, और आगे आएगा आपके पास m की पावर a, v की पावर v एंड r की पावर c, ठीक है। अब फोर्स के डायमेंशंस तो आपको पता है क्या, m l t -2, ठीक है ये, और k कांस्टेंट है यहाँ पे, इसके डायमेंशन यूज नहीं करने आपने, k को मैं 1 मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो k को मैंने 1 मान लिया तो यहाँ पे ये आएगा, तो m, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास m इज यहाँ पे क्या है, मास, ठीक है। तो मास के डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, m ही लिखेंगे, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी a, ठीक है। वेलोसिटी के डायमेंशंस l t -1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी v। r क्या है, रेडियस, तो रेडियस तो डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या होते हैं, l ही होगा, तो ये इसकी पावर बन गई c। अब इस चीज को ऐड करो, m तो एक ही है, तो m की पावर तो a ही रहेगी, ठीक है। l देखो, l की पावर यहाँ पे b है, l की पावर यहाँ पे c है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई है तो उनकी पावर क्या होगी, दो, मतलब सेम बेस है, l सेम बेस है, तो यहाँ पे l की पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे b आ जाएगी, यहाँ पे c, तो ये बना b प्लस c, और ठीक है, क्या बना, b प्लस c, ठीक है। और t में देखो तो t की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे -1 है, v जब इससे ऐड होगी बन जाएगा -b, ये चीज, तो ये आया आपके पास m l t -2, ठीक है दोस्तों। ये अब कंपेयर करो आप इसको, तो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर a है, तो इट मींस a की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। यहाँ देखो t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर -b है, तो -b किसके इक्वल आया, -2 के, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b कितना आया आपके पास, ठीक है, तो b आएगा आपके पास 2, ठीक है, गलत तो नहीं हो गया कि नहीं, यहाँ पे b प्लस c 1 आएगा, तो b -b, ठीक है। तो b आया यहाँ पे आपके पास 2, ठीक है। और c देखो अब, तो b प्लस c कितना आएगा, तो b प्लस c l की पावर है, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो ये आएगा 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 पुट करो आप, तो b की वैल्यू कितनी पुट की आपने, 2, तो ये आया 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c आया 1 -2, तो c इज -1, तो c कितना आया आपके पास, -1, ठीक है। ये तो ये आ गई a b c की वैल्यूज। अब इसको पुट करो यहां पे, तो f कितना बना, f इक्वल टू क्या बना, m, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है आपके पास वहां पे, v की पावर v है, तो वहां पे आएगा 2, और r की वैल्यू कितनी है, r की पावर c है, और c कितना आया -1, तो इसको मॉडिफाई करके लिखो, तो f m की पावर 1 दैट इज m, v की पावर 2 तो वो v का स्क्वायर बन गया, r की पावर माइनस में तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बना f इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये रिलेशनशिप आया फोर्स का मास, वेलोसिटी एंड
आर के साथ। और क्या है ये पता है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेकंड यूज देखा हमने, जहां पे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आपने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बताया कि फोर्स जो है वो मास, वेलोसिटी एंड रेडियस से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये आया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। आई समझ बात? ठीक है। ये तीसरा जो है वो है आपके पास, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है। तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि काफी लंबी होगी ये वीडियो। ठीक है दोस्तों। अब इनकी लिमिटेशन क्या है, तो एक लिमिटेशन तो मैंने ये बता दी आपको क्या, कि जिस इक्वेशन में कहीं किसी इक्वेशन में अगर प्लस या माइनस यूज हुआ है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो वहां पे ये उसकी करेक्टनेस को चेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस फिजिकल, जैसे सपोज करो ये आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लिया मैंने, तो वहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, या टाइम जो है वो डिस्टेंस में ऐड नहीं होगा। तो ये याद रखना, जब भी इसको बोलते हैं आप क्या, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ क्वांटिटी, मींस सेम फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी अलग फिजिकल क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड हो सकती है, मास में मास ही ऐड हो सकता है, वेलोसिटी में आप एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ये आ गया। उसके बाद अभी आपने यहां पे देखा था एक कांस्टेंट के आया था, ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आप क्या करते हो, कांस्टेंट के यूनिट को आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये था आज के लिए तो इस तरह से हमने फर्स्ट लेक्चर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट जो है +1 की एनसीईआरटी फिजिक्स का, उसको लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।